नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए विज्ञान सीरीज को लेकर आए हैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन के, जिसमें आज हम पहला टॉपिक देखेंगे भौतिक विज्ञान का, और जिसमें हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, मात्रक और इकाइयाँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, चाहे आप पीसीएस दे रहे हों, चाहे आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं, चाहे आरओ दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ विज्ञान का एक अहम रोल होता है। अगर हम पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में लगभग 25 से 26 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बीपीएससी की बात करें तो लगभग आपके 30 से कभी-कभी 35 क्वेश्चन तक पूछा गया है। यानी आप ये मान चलिए, विज्ञान है आपके लिए की रूल हो सकता है, जो किसी भी प्रकार से कट ऑफ को क्लियर करने हैं। ठीक दोस्तों, देखते हैं, आज से शुरुआत करते हैं। क्या है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए क्या है, पहला टॉपिक है हमारा मात्रक या इकाई। मात्रक किसे कहते हैं, इकाई क्या कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। क्या, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को ही कोई नाम देते हैं। इसे क्या कहता है, राशि या मात्रक कहा जाता है। मतलब जैसे समझिए दोस्तों, पहले क्या होता था, जब हम कोई चीज मापते थे तो माप का एक निश्चित मानक होना चाहिए कि किलोग्राम में है, एक मीटर में है, क्या है, इस चीज को आपको मापना पड़ेगा। इस जो यूनिट में जिसमें लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। उसी यूनिट की क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए चार पद्धति है। कितनी दोस्तों, चार। पहला कौन सा दोस्तों, सीजीएस। सीजीएस फुल फॉर्म क्या होता है, इधर के सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सबसे पहली पद्धति जो बनी थी यही बनी थी। इसमें क्या था, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय, क्या कौन सा, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड को मापा जाता था। ठीक है, क्या क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते थे। और इसे फ्रेंच मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे फ्रेंच मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। यांत्रिकी में आने वाले सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इसमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा संबंधित नहीं किया जा सकता। आपको पता है दोस्तों, मात्रक जो होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रक मतलब जिससे जो निश्चित रूप से उत्पन्न, मतलब कुछ से बना हुआ हो। व्युत्पन्न क्या हो, कई राशियों को मिला के, जैसे होता है न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर भी है और सेकंड भी, दो मात्रक मिल गए, इसलिए व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ठीक दोस्तों, और कुछ मूल मात्रक होते हैं। अगला कौन सी पद्धति दोस्तों, एफपीएस। कौन कौन सा, इसे कहते हैं फुट, पाउंड और सेकंड। इस पद्धति को, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। उसको कौन सा था, फ्रेंच पद्धति। इसमें क्या क्या होता है, लंबाई के लिए क्या होता था, फुट होता था दोस्तों, और द्रव्यमान के लिए पाउंड होता था, और समय के लिए सेकंड होता था। अगली पद्धति कौन सी है दोस्तों, एमकेएस। एमकेएस मतलब लंबाई के लिए मीटर, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। अब देखिएगा, तीन पद्धतियां हम लोग दे चुके हैं। इसमें हर समय के, हर चीज के लिए अलग अलग मात्रक का प्रयोग किया गया। मान लीजिए अमेरिका में हम गए, वहां पे लंबाई के लिए, मतलब लंबाई के लिए फुट यूज किया। ब्रिटेन चले गए, पता चला वहां पे क्या सेंटीमीटर ले लिया। फ्रांस चले गए, कुछ और ले लिया। यानी हमें कोई निश्चित मात्रक नहीं था। इसीलिए चूंकि हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है, कुछ काम करना है, व्यापार करना है, एक्सचेंज करना है चीजों को, तो अगर मात्रक हमें निश्चित नहीं रहेगा तो निश्चित तौर से हम इससे परेशानी का समस्या करेंगे, सामना करेंगे। इसीलिए विश्व के जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक थे, जो सब आपस मिले, उनका एक अंतरराष्ट्रीय यूनिट होना चाहिए। कौन सी यूनिट होनी चाहिए, इसी यूनिट की क्या नाम दिए, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, 1960 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय मापतौल का एक महाधिवेशन हुआ, जिसमें स्वीकार किया गया जो मात्रक होंगे 7 मूल मात्रक होंगे। इसी पे ही क्या पूरा विश्व संचालित होगा। जैसे मीटर, मीटर के लिए क्या होगा दोस्तों, एम होगा। और ये विश्व में, चाहे आप भारत में लीजिए, चाहे अमेरिका में लीजिए, कहीं भी लीजिए, लंबाई का मात्रक क्या मीटर में ही मापा जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा हम अपने हाथ से नापते हैं तो हाथ चलेगा, कोई ये नहीं कहेगा हम अपने यहाँ सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं। आपको जो मात्रक है हम इसी के अनुसार चलेंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है दोस्तों, किलोग्राम। समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ का मोल। ये क्या है दोस्तों, इसके मात्रक हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उपरोक्त 7 मूल राशियां कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता आदि पदार्थ के परिणाम के मात्रकों पर आधारित अन्य अंतरराष्ट्रीय मात्रक इंटरनेशनल मात्रक पद्धति
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं या एसआई यूनिट कहते हैं। मीटर क्या होता है, अब इसे देखिए मीटर की परिभाषा क्या है। एक मीटर कितने का होता है? एक मीटर की परिभाषा जो दो गई दोस्तों इसमें नई परिभाषा, एक मीटर वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश की किरण के 1/299,79248वें हिस्से के तय करती है। अब जो भी होगा बस इतना ध्यान दीजिए कि ये होता है, ये पूछा नहीं जाता अक्सर। किलोग्राम की परिभाषा क्या होती है? 1 किलोग्राम जो होता है दोस्तों पेरिस में रखे गए प्लेटिनम इरेडियम के विशेष टुकड़े का द्रव्यमान है। यानी 1 किलोग्राम पूछा जाए, अक्सर 1 किलोग्राम जिसे आप मानते हैं ये कहाँ से नापा जाता है, तो कहाँ से? पेरिस में रखा गया कि प्लेटिनम इरेडियम है उसी टुकड़े से नापा जाता है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का द्रव्यमान जो होता है सबसे घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको मापा जाता है। ठीक दोस्तों, 2019 में भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा अपना लिया है, जिसमें 1 किलोग्राम प्लंक नियतांक के आधारित है। अगर पूछा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में 1 किलोग्राम किसके सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? क्या होगा? प्लंक के नियतांक के आधारित है। अब सेकंड की परिभाषा क्या दिया गया? 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133 परमाणु 9192616317 कंपन करता है। ठीक दोस्तों, एम्पियर, एम्पियर क्या है? विद्युत धारा। एक विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी स्थित दो सीधे अनंत लंबाई समांतर को प्रवाहित होने वाले प्रत्येक तार को प्रति मीटर की लंबाई के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल को उत्पन्न करती है। खैर इतना आपको नहीं जानने वाला, बस इतना ध्यान रखिए किस कौन सा कितना मात्रक होता है। केल्विन क्या होता है दोस्तों? 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकीय ताप के 1/273.16 भाग है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कैंडिला क्या होता है? इसे कहते हैं ज्योत तीव्रता का मात्रक है। क्या है? किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की जो तीव्रता एक कैंडिला तब कही जाती है जब स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति तथा 1/683 वाट स्टेडियम तीव्रता की रिकॉर्डिंग प्रकाश उत्सर्जन करता है। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं दोस्तों? मैंने कहा ना कि जब कोई मात्रक से नया मात्रक बनता है, जैसे आयतन। आयतन क्या है? आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, इसलिए मीटर 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 यानी मीटर का पावर 3 यानी मीटर का 3। द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन इक्वल टू घनत्व। क्या? द्रव्यमान बटे आयतन इक्वल मतलब एक कोई किसी चीज का घनत्व कैसे मापते हैं? एक निश्चित आयतन में निश्चित द्रव्यमान में कितना आयतन उसका लेता है। ठीक है, क्या होगा? मीटर प्रति किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, जैसे वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का न्यूटन मीटर, क्या? किलोग्राम मीटर, और या जिसे न्यूटन भी कहते हैं बल को। ठीक है, न्यूटन का सीजीएस जो पद्धति में क्या होता है? डाइन भी कहा जाता है। कार्य क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन यानी न्यूटन और मीटर। आगे चलते हैं। शक्ति का क्या है दोस्तों? वाट। कसरत बल क्या होता है? कार्य बटे समय यानी वाट या जूल प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड। समकोण क्या होता है दोस्तों? रेडियन। घनकोण क्या होता है दोस्तों? स्टेरेडियन। मोल, मोल की परिभाषा क्या है? एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयव की संख्या C12 या 0.012 किलोग्राम होता है, परमाणुओं की संख्या के बराबर। ठीक दोस्तों, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे मोल। ठीक है, 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल अवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योत तीव्रता, पदार्थ के परिणाम के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक के एक अथवा अधिक मूल मात्रक पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ मापक यंत्र, उसके पैमाने। देखिए कौन कौन से मापक यंत्र क्या है, उनके पैमाने क्या क्या नापते हैं।
जैसे होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या है दोस्तों? ऊंचाई मापक यंत्र होता है। एमीटर क्या है दोस्तों? विद्युत मीटर, जो जो विद्युत धारा जो हमारे घरों में यूज किया जाता है उसको मापता है। एनीमोमीटर क्या है दोस्तों? वायु के वेग को मापता है। एंटीनोमोमीटर क्या होता है? सौर के विकिरण को मापता है। एटमोमीटर क्या होता है? वाष्पीकरण को मापता है। ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। बैरोग्राफ क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। बैरोमीटर क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब को दाब मापी यंत्र है। बोलोमीटर क्या है दोस्तों? ये ध्यान दीजिए, बोलोमीटर चुंबकीय विकिरण जो होता है उसके सूचक यंत्र होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक, कैलिपर्स क्या होता है? वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र होता है। कैलोरीमीटर क्या होता है दोस्तों? पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा होती है, मापने की यंत्र होता है। कार्डियोग्राफ क्या होता है? तो हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। क्रोनोमीटर क्या होता है दोस्तों? समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापने की वाली घड़ी है, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा किया जाता है, समुद्र में किया जाता है। ठीक है। कोलोरीमीटर क्या होता है? तो रंग की तीव्रता को मापने के द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने का प्रयोग किया जाता है। कैथोटोमीटर क्या है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर दूरी को मापने के लिए। क्रायोमीटर क्या है दोस्तों? एक प्रकार के थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति निम्न, जैसे हम ये जान जाए क्या, ऐसी चीजें जिसका तापमान निम्न हो उसको मापने के लिए क्या है? क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? एक प्रकार का कण जो त्वरक जो आवेश कणों को गति को बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। क्रिस्कोग्राफ क्या होता है दोस्तों? पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण होता है। डिलेटोमीटर क्या होता है? पदार्थ का आयतन को होने वाले परिवर्तन को मापता है। डीप सर्किल क्या होता है दोस्तों? यह यंत्र मदद किसी स्थान के नत्य कोण को मान ज्ञात करने में किया जाता है। डायनेमो क्या होता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का उपकरण होता है। डायनेमोमीटर क्या होता है? बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण होता है। ईईजी, यह ईईजी या ईईजी जिसे कहते हैं, या इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ क्या होता है? मस्तिष्क को विद्युतीय उपकरण को, मस्तिष्क और विद्युतीय गति को मापने में काम किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापने में काम किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? किसी निकाय में विद्युत आवेश को उपस्थिति का पता लगाने का उपकरण होता है दोस्तों। आगे क्या है? इवेपोरोमीटर क्या होता है? वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण के मापने का होता है। इंडोस्कोप क्या होता है दोस्तों? शरीर के आंतरिक अंगों को निरीक्षण करने वाला यंत्र होता है। फाइडोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र होता है। फ्लक्स मीटर क्या होता है? चुंबकीय प्रवाह को मापने वाला यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मापने के लिए मापी यंत्र होता है। ग्रेविमीटर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण को मापने के लिए होता है। जायरोस्कोप क्या होता है? कोणीय वेग को मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर जो होता है दोस्तों, जल के घनत्व को मापता है। और हाइग्रोमीटर जो होता है दोस्तों, दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। हाइड्रोफोन क्या होता है दोस्तों? अंतर जलीय ध्वनि के रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। हाइग्रोस्कोप क्या है दोस्तों? ये क्या है? वातावरण में उपस्थित आर्द्रता को परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। हिस्पोमीटर क्या होता है दोस्तों? दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक ज्ञात करने के लिए किया जाए। मान लीजिए किसी पहाड़ वगैरह पे गए हैं, वहां की ऊंचाई नापना, वहां पे तापमान नापना, जल के क्वथनांक को नापता है, तो क्या हुआ? हिस्पोमीटर है। क्राइमोग्राफ क्या होता है दोस्तों? विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों और संकुचन आज के परिवर्तन जो ग्राफ द्वारा नापा किया जाता है, क्या किया जाता है? क्राइमोग्राफ कहा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है दोस्तों? दुग्ध की गुणवत्ता को पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लक्समीटर क्या है दोस्तों? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। लिसीमीटर क्या होता है दोस्तों? वास्तविक वाष्पोत्सर्जन की मात्रा होता है। मैग्नेटोमीटर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापता है। मैनोमीटर क्या होता है दोस्तों? द्रव या गैसों को दाब मापने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन क्या होता है दोस्तों? यह ध्वनि तरंगों विद्युत स्पंदों में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोटोम क्या होता है? तो ऐसा यंत्र जो अछूड़ीछी निरीक्षण के लिए छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। नेफोस्कोप क्या होता है? नेफोस्कोप क्या होता है दोस्तों? बादलों की ऊंचाई, वेग और गति की पता करने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर क्या होता है? ये वाहनों में जो दोस्तों जो दूरी तय करता है मीटर, उसी कहते हैं।
पेरिस्कोप क्या होता है दोस्तों? ओट या आवरण में रखे हुए प्रक्षेप को अपने आसपास वस्तुओं को देखने वाले समझ बनाने वाला उपकरण है। ठीक ठीक दोस्तों। फोनोमीटर क्या होता है? फोनो या फोनोग्राफ, यह ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्थान करने वाला उपकरण है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फोटोमीटर क्या है दोस्तों? प्रकाश की तीव्रता का मापक यंत्र है। पेंटोसियोमीटर क्या होता है? किसी सेल के ईएमएफ के मापन वाला उपकरण है। फिक्नोमीटर क्या होता है? द्रव के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र है। पेरिहेलियोमीटर क्या होता है? सौर के विकिरण को मापने वाला यंत्र। इसको ध्यान दीजिएगा, ये स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक दोस्तों। पायरोमीटर क्या है दोस्तों? उच्च रक्त तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साइक्रोमीटर क्या होता है? सापेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला उपकरण है। रेन गेज क्या होता है दोस्तों? वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि को मापने वाला यंत्र होता है। रेडियोमीटर क्या होता है? विकिरण द्वारा ऊर्जा को मापने वाला यंत्र है। रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है दोस्तों? अपवर्तनांक मापने का प्रयोग किया जाता है। सेलिनोमीटर क्या होता है दोस्तों? किसी विषय की लवणता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेलेरियोमीटर क्या होता है? सौर विकिरण को तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सैक्रीमीटर क्या होता है? शर्करा को युक्त विलयन को सांद्रता, मतलब किसी विलयन शर्करा की कितनी मात्रा, इसको मापा जाता है। सेक्टेंट क्या होता है दोस्तों? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापने वाला उपकरण होता है। स्फिग्नोमीटर क्या होता है दोस्तों? रक्तचाप मापने वाला उपकरण होता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? हृदय की गति को सुनने वाला होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है? किसी वाहन को स्पीड को दर्शाता है। ट्रैकियोमीटर क्या होता है वस्तुओं या इंजन को शाफ्ट आदि के घूर्णन के गति को मापने वाला उपकरण होता है। विस्कोमीटर क्या होता है? तरल में की श्यानता को मापने वाला होता है। विंड वेन क्या होता है? पवन की दिशा को मापने वाला यंत्र होता है। ठीक दोस्तों, ये आपके कुछ थे। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारे यांत्रिकी में क्या इसमें हम पढ़ना है? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, क्या इसमें देखते हैं। अगला यांत्रिकी कहते किसके हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने के पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। भार क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है दोस्तों। द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु या पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु पदार्थ के द्रव्यमान कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो मूल उसका होता है, वस्तु का भार जो होता है उसी को द्रव्यमान कहा जाता है। और जब द्रव्यमान में ग्रेविटी का मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या हो जाता है? वो भार हो जाता है। ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है दोस्तों? भार जो होता है पृथ्वी का आकर्षण बल होता है। वस्तु पदार्थ का परिणाम जो होता है उसे द्रव्यमान कहा जाता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है और जबकि इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम या किलोग्राम होता है। ठीक है। यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न हो सकता है, जबकि द्रव्यमान हर समय एक जैसा रहता है। इसका मतलब क्या है? अगर चंद्रमा पर जाएंगे, अगर आपका वजन अगर यहाँ 60 kg है, चंद्रमा पर जाने के बाद कितना हो जाएगा आपका भार? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जो है यहाँ का 1/6 है, तो आप 10 kg हो जाएंगे। देखिए द्रव्यमान अगर मान लीजिए वहां पे यहाँ पे 10 है, तो वहां भी क्या होगा? 10 ही रहेगा द्रव्यमान। ठीक दोस्तों, दूरी देखते हैं। दूरी एवं विस्थापन। प्रतिदिन की भाषा में दूरी या डिस्टेंस, विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिक में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। कौन कौन सा? ठीक है। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम वस्तु की स्थिति के बीच सीधी रेखा को बतलाता है। मतलब ध्यान देना है, जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिंदु तक चली जाती है, चली गई दूरी जो होता है उसे क्या कहता है? लंबाई कहा जाता है। लेकिन अब कह रहा है वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो सीधी रेखा होती है, वो सीधा मार्ग जो होता है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहा जाता है। इसलिए गतिशील वस्तुएं चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच
सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, इससे ऑप्शन बी पे जाना, एक तो इसका ही सीधा चला गया, ये तो विस्थापन हो गया। अगर मान लीजिए ऐसे गए, ऐसे घूमते घूमते ऐसे से आया, ये तो दूरी तय तो तर्क किया, लेकिन विस्थापन कितना, इतना ही रहेगा। देखो दूरी और विस्थापन में अंतर रहता है। चली गई दूरी केवल परिणाम होता है, जबकि विस्थापन परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। यानी दूरी क्या होता है कि आप केवल दूरी चल रहे हैं, लंबाई चल रहे हैं, लेकिन जो परिणाम होता है उसमें दिशा भी होती है। स्पष्ट है, दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि। यानी अगर जहाँ दिशा दी रहेगी वहां सदिश राशि होगा, जहाँ दिशा नहीं दी रहेगी वहां अदिश राशि होगा। ठीक है। गतिशील वस्तुओं द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। मतलब क्या है कि ध्यान देना है, अंतिम विस्थापन शून्य क्यों हो सकता है, क्योंकि दिशा अगर नहीं परिवर्तित हुई तो क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य होगा। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब देखिए एक निश्चित दूरी चलने के बाद व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। जैसे समझाते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ चलना शुरू किए, ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ 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 गए, इस चलते यहाँ आ गए। यानी आपकी प्रारंभिक स्थिति यही थी, आप दूरी तो बहुत तय कर दी, घूम का फिर आ गए यहीं पे। इसका मतलब आप दूरी तो हो सकता है आप 10 किलोमीटर चले गए हैं, लेकिन विस्थापन क्या है आपका 0 है। चाल और वेग क्या होते हैं दोस्तों, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई पर चली गई दूरी के मतलब चली गई दूरी बट्टे आपको क्या होगा, चली गई दूरी अपन समय। मानिए आप कितनी दूरी चले उसमें कितना समय लगेगा, उसे क्या कहा जाएगा, चाल कहेगा। चाल कैसा है दोस्तों, एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर क्यों, दूरी क्या होता है, मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, इसलिए मीटर पर सेकंड हो गया। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में विस्थापन होता है। मतलब ये होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। चाल और वेग में अंतर यह है कि चाल केवल परिणाम होता है, जबकि इसमें विशिष्ट दिशा नहीं होती। जबकि वेग क्या होता है दोस्तों, वेग परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, और वेग एक सदिश राशि है। क्या है, त्वरण क्या है दोस्तों, किसी वस्तु के त्वरण उस समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर को परिभाषित करते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर बटे समय को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग बटे माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। ठीक, न्यूटन के नियम देखते हैं दोस्तों। पिंड या कोई वस्तु गति के वर्णन करने के लिए न्यूटन के 3 नियम परिभाषित किए गए। न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। न्यूटन गति के नियम बल की प्रसिद्धता पर बल देते हैं। ठीक दोस्तों, पहला नियम क्या है दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम कौन सा, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी, और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान गति के साथ समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी, जब तक कि उसकी विराम अवस्था या एक समान गति के अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है, यदि कोई वस्तु अगर गति चल रही है तो गति करती रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अपने आप नहीं रुकने वाली। कब रुकेगी, जब उससे कोई वायु बल आरोपित करेंगे। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु की विरामावस्था रहने की अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर क्या रहेगी, गतिमान रहेगी। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व या इनर्शिया कहा जाता है। वर्तमान वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है, और वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु में जड़त्व अधिक होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जड़त्व के न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके गति में परिवर्तन होता है। अच्छा, गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु के त्वरण उपस्थित होने से है, अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उस पर त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, प्रयोग के द्वारा यह देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F, द्रव्यमान M,
वस्तु के बल की दिशा में त्वरण के गुणनफल के बराबर होगी। इसका मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका मतलब यह बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम कहते हैं कि बल ये सही न्यूटन, ये सही मात्रक क्या है, न्यूटन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तृतीय नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु के क्या होता है, बराबर बल करती है, आरोपित करती है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया बल कहते हैं, जबकि दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इस प्रतिक्रिया के परिणाम बराबर होते हैं, इसलिए दिशा भी एक दूसरे के विपरीत होती है। इसलिए क्या है, इसे न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। संवेग क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम। किसी वस्तु के संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के परिभाषित करते हैं। इसका मतलब संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग में दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक दोस्तों, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे गए बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम का एक अन्य रूप है। स्पष्ट है, संवेग में परिवर्तन बटे समय, बल बराबर क्या है, बल बराबर बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन बटे समय। यदि m द्रव्यमान वस्तु प्रारंभिक वेग u हो तो इसका प्रारंभिक वेग m u होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संवेग संरक्षण के नियम ध्यान दीजिएगा। यदि दो अथवा दो से अधिक पिंड समुदाय किसी वायु बल पर कार्य न करें तो समुदाय संयुक्त स्थिर अथवा बना रहेगा। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यह कार्य क्या होता है दोस्तों, किसी कार्य को बल लगाने से उस स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें क्रिया संपन्न होती है। इसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। मतलब जब आप किसी पे बल लगाते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। यदि कार्य किए गए बल की दिशा में विस्थापन क्रमशः डब्ल्यू एफ और यस है तो निर्दिष्ट किया जाए तो वर्क बराबर क्या, एफ इंटू यस। अगर ध्यान दीजिएगा विस्थापन नहीं हो तो क्या होगा, कार्य जीरो होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। शक्ति क्या होती है, किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा किए गए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य या पावर कहते हैं। यानी आप कितना काम कर सकते हैं जो क्या कहा जाएगा, पावर कहा जाएगा। शक्ति बराबर क्या होगा, वर्क अपान समय यानी वर्क अपान टी यानी वाट। ध्यान दीजिएगा, शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, इसे वाट भी कहते हैं। एक शक्ति का एक अन्य मात्रक हर्ष सामर्थ्य या हर्ष पावर होता है। एक हर्ष पावर इक्वल टू 786 वाट। ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, किसी वस्तु कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, उष्म ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ऐसे मात्रक क्या है, जूल है। यांत्रिक ऊर्जा किसी पिंड पर कुछ यांत्रिक कार्य करने या क्षमता प्रदान करती है। दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का ये काइनेटिक एनर्जी से कहते हैं। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु के उसकी गति के कारण होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, यदि जैसे पवन ऊर्जा वगैरह क्या है आपका विंड एनर्जी जैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्या है वो, गतिज ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु के निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है, यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थित दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा, वस्तु की स्थिति ऊर्जा में संचित रहता है। ठीक है दोस्तों, स्थिति ऊर्जा के रूप में प्रत्यास्था स्थित ऊर्जा होता है। यानी पी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, आपका फार्मूला है।
एमसीक्यू दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।